शालिनी आप बता रहे थे जहाँ पर ये जो लैंडिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर ये फॉल होना है टचडाउन, ये फ्लोरिडा के आसपास, गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास है कहीं पे। हाँ जी। किस तरह की तैयारियां होती है जब इस तरह के मिशन कंप्लीट होते हैं? जो कैप्सूल नीचे आएगा तो जाहिर है पैराशूट खुलेगा, वो थ्रस्टर का इस्तेमाल करेंगे स्पीड कम करने के लिए, पैराशूट से स्पीड कम करेंगे। रिसीव कौन कौन करेगा? किस तरह की तैयारियां होती है ऐसी मतलब जब ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं? मेरे ख्याल से पवनी ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंगली समझाया हमको कि जब कोई नीचे आएगा तो हम सोचते हैं कि वो आएगा और हमें जैसे हेलो हाय करेगा और मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जब आप इतने समय स्पेस में रह के आते हैं, हो सकता है आपके अंदर खड़े होने की क्षमता ना हो सकता है आप बैलेंस ही ना फील करें, हो सकता है आपको सेंस ही ना हो रही हो कि आपके आसपास कैसा फील हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम के लिए आपकी बॉडी को माइक्रोग्रेविटी में रहने से बोन्स का काम करने की आदत नहीं पड़ी, मसल्स को अपना स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हार्ट को पंप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला काम यही है कि दोनों जो चारों एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं उनको स्ट्रेचर पे लिटा के पहले एक सेफ स्पेस में, एक एम्बुलेंस तो नहीं कह सकते बट एक फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में मेडिकल चेकअप करेंगे, करेक्ट, उसको यूनिट में डाला जाएगा और उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उनको समय दिया जाएगा। फिर एक तरह का ये रिहैब होता है। हम हमेशा रिहैब को सोचते हैं कि एक गलत चीजों से जुड़ा हुआ है, शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन, करेक्ट। तो ये रिहैब उनको मानसिक और शारीरिक रूप से धरती पर दोबारा कंफर्टेबली रहने के लिए प्रिपेयर करेगा, और वो 7 दिन 8 दिन से लेके महीना 45 दिन तक भी हो सकता है, ज्यादा भी होता है, कई बार 3-3 महीने भी चलता है, कभी कभी 3-4 महीने। हर एक इंडिविजुअल बॉडी अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करता है, हर बार अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करता है, हर बार अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचिन जी। 9 महीने एक ऐसी जगह पे रहना जहां आप अपने घर वालों से या नीचे जो स्पेस स्टेशन है ह्यूस्टन के साथ आप सिर्फ फोन पर बातचीत, एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, कुछ वीडियो कॉल्स आ रही हैं, अचानक आपको ये पता है कि नीचे परिवार इंतजार कर रहा है, वो खुशी क्या इतनी हिम्मत नहीं दे देता कि आपकी आधी चोट और आधे घाव तो ऐसे ही भर जाते होंगे, अब तो घर वापस आ गए? जी, साइकोलॉजिकली तो जरूर ऐसा फील होता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ और अब परिवार से मिलूंगा इतने लंबे गैप के बाद। लेकिन आप अगर इसको फिजियोलॉजिकली समझें तो दिक्कत बहुत बड़ी रहती है। जब हम स्पेस में रहते हैं तो हमारी कोशिकाएं तक भूल जाती हैं कि उनको एक्ट कैसे करना है, हमारे हार्ट को उतना जोर नहीं लगाना है ब्लड को पंप करने के लिए, हमारे मसल्स को काम नहीं करना है किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। आप यकीन माने जितनी बोन डेंसिटी लॉस हमें 1 साल में होता है, स्पेस में वो बोन डेंसिटी लॉस 1 दिन में होता है, क्योंकि आपकी कूल्हे की हड्डी को कोई वेट संभालना ही नहीं है। तो हड्डी को जब वेट नहीं संभालना है तो ब्रेन इमीडिएटली सिग्नल दे देता है भाई बोन लॉस अलाउड है। यानी ऐसी स्थिति में अगर आप धरती पर आए हैं तो कोशिश की जाए कि ज्यादातर आप लेटे रहे। बिल्कुल, बैलेंसिंग सिस्टम हमारा एयर के अंदर होता है, जो पूरा एक सिस्टम होता है जो बॉडी को बताता है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हो, गिर रहे हो या आप खड़े हुए हो, वो सिस्टम को काम ही नहीं करना पड़ा 9 महीने तक। नहीं, फिर तो आपको जो सुनने की क्षमता है, जैसे आप सुनने की क्षमता तो फिर भी ठीक रहती है, देखने की क्षमता में बहुत फर्क आता है। आप देखने की क्षमता आप यकीन नहीं कर सकते, हमारी ऑप्टिक नर्व फूल जाती है, प्रेशर इतना कम है, सूरज की रोशनी देखने में भी दिक्कत आती है। सूरज की रोशनी से ज्यादा आपको नॉर्मली किसी चीज को फोकस करने के लिए आपके जो मसल्स काम कर रहे हैं वो मसल्स काम नहीं करते, ग्रेविटी का फर्क हो जाने का। तो ये जो बेबी फीट के बारे में मैं पढ़ रहा था, सचिन जी मुझे समझाइए जरा, बेबी फीट की स्थिति बनती क्यों है? चलिए मान ले ग्रेविटी में आप हैं, पूरा बॉडी फंक्शन एक अलग तरीके से काम कर रहा है, वो हानिकारक कितना होता है और उसका क्या किसी तरह का क्योर है या फिर आपको एक्लिमेटाइजेशन से वो ठीक हो सकता है? अडाप्टेशन ही उसका क्योर है, लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन ही उसका क्योर है। और बेबी फीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप को ना तो अंतरिक्ष में ऊपर कोई डायरेक्शन है, नीचे कोई डायरेक्शन है, ना सोने के लिए आपको लेटना पड़ता है, ना भागने के लिए आपको भागना पड़ता है, सिर्फ पुश करना है एक जगह से दूसरी जगह और आप फ्लोट कर रहे हैं। अब 9 महीने में यहां से वहां अगर पुश करके जा रहा हूं तो सडनली आकर के मेरा ब्रेन एक्टिविटी करना स्टार्ट नहीं कर देगा, तो इनफैक्ट आप चलना भूल चुके होते हैं। आप बिल्कुल स्लोली आपकी हड्डियां वेट लेती हैं, आपका ब्रेन एक्लेमेटाइज करता है और उसके लिए सिर्फ समय दिया जाता है। हाँ, बेबी फीट बहुत लिमिटेड समय के लिए रहता है और करीब 1-1.5 घंटे के अंदर बेबी फीट की जो फीलिंग है, आपका वजन उठाने की आदत पड़ती है, तो वो वापस हो जाता है। आदत डालने में टाइम लगता है, फिर से वापस आदत। जरा कैप्सूल के इस कॉन्सेप्ट को समझाइए अमिताभ जी। हमने देखा है नॉर्मली जब मिशन कंप्लीट होता है तो कैप्सूल ही अटलांटिक में कहीं गिरता है और फिल्मों में दिखाया जाता है, वहाँ नेवी पहुँचती है, हेलीकॉप्टर से रेकी होती है, लिफ्ट किया जाता है, फिर उन्हें एक बफर जोन में डाला जाता है। ये कैप्सूल का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और खासकर तब जब आप गुरुत्वाकर्षण जोन में आएंगे तो आपकी रफ्तार ज़्यादा होगी,
फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन से जो शील्ड है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और एक और बात, एक पूरा ऐसा एक पीरियड होता है जब कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, क्योंकि इतना हॉट एयर के आसपास, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा का एक शील्ड बन जाता है, तो रेडियो सिग्नल अंदर से बाहर नहीं सकते, बाहर से अंदर नहीं जा सकते। यानी गुरुत्वाकर्षण जोन में कम्युनिकेशन नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण नहीं, जब अंदर री एंट्री किया और हीटअप हो गया, आपका 1800 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है उसका, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी रेडियो सिग्नल बाहर नहीं आ सकते, अंदर भी नहीं जाएंगे। तो वो जो स्पेस कैप्सूल को डिजाइन किया जाता है वो अपने आप में कंप्लीट सिस्टम होता है। इस तापमान का, इस स्पीड का फर्क उन लोगों पर पड़ता है क्या जो अंदर होंगे? नहीं, अंदर उनको पूरा अंदर को हीट नहीं है, इसी के लिए स्पेशल कोटिंग होती है, शील्ड होती है, सिरेमिक शील्ड होती है जो अंदर हीट को नहीं अंदर जाने देगी। लेकिन बाहर इतनी हीट है तो उसके एंटेना भी काम नहीं कर पाएंगे उस टाइम में। तो एक बार डिऑर्बिट होने के बाद एटमॉस्फेयर रीएंट्री शुरू हो गई, फिर वो एयर फ्रिक्शन से उसको आप स्लो डाउन कर रहे हैं। और ये जो टाइम पीरियड है जो जिससे हम कम्युनिकेशन जीरो है, इनकम्युनिकेटो कहते हैं, वो कितने देर का हो सकता है? वो आपका और डिऑर्बिट बर्न शुरू हुआ तो आपका मान के 50 से 60 मिनट का भी पीरियड होता है। यानी अगर हम मान के चलें कि घड़ी में इस समय 2:25 हो आपका रहे हैं, 17 मिनट बाकी है डिऑर्बिट बर्न शुरू होने में, 16 मिनट 57 सेकेंड और 1:02 मतलब 1 घंटे 2 मिनट 55 सेकेंड पे स्प्लैश डाउन हो जाएगा। तो ये जो पीरियड है इसमें जो काफी जब मैक्सिमम हीट जब जनरेट होती है एंट्री के बाद, उस टाइम उसका कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है, फिर बाद में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अंदर सारे सेंसर लगे हुए हैं जो सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सामने स्पेस कैप्सूल से लाइव तस्वीरें अब आने लगी हैं। स्पेस कैप्सूल की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सुनीता विलियम्स और उनके बाकी के साथी हैं जिनकी आज वापसी हो रही है, अपनी सरजमी पर लौटेंगे। पवनी, मुझे बस ये बड़ी दिलचस्पी थी जानने में कि जहां पर ये लैंडिंग होगी, स्प्लैश डाउन होगा, गया कौन कौन है? कोई बड़े चेहरे भी हैं क्या स्वागत करने के लिए कि भाई ये कोई एक ऐसा मिशन था जो अमेरिका जैसे देश की ताकत, उसकी काबिलियत और उसकी तकनीकी क्षमता पर भी सवाल खड़े कर रहा था कि अगर सुपर पावर अमेरिका अपने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से नहीं ला पाया 9 महीने, तो अब जब ऐसा हो रहा है, ये मुमकिन हो रहा है, कौन कौन गया होगा वहां पर? कैसे लोग गए हैं? पेंटागन से या फिर व्हाइट हाउस से कोई रिप्रेजेंटेटिव गया है वहां पे? तो जब मैंने नासा से बात की, उन्होंने बोला कि ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो काफी स्पेसिफिक थे मेरे साथ कि हम उसको बहुत ही लो की रख रहे हैं। एक ऑल्सो रीजन ये है कि उनको इतना पता नहीं था, कल 24 घंटे तक पता नहीं था कि वो कहाँ स्प्लैश डाउन करेंगे। पता नहीं था ईस्ट कोस्ट में होगा या वेस्ट कोस्ट में होगा, क्योंकि वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स जिसके आप वो देखते हैं वो है मौसम कि विंड स्पीड क्या है, वाटर कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन स्प्लैश डाउन का क्या है। अब तक हमको उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ओशन में होगा, ज्यादा लैंड के पास नहीं होगा, रेस्क्यू शिप होगा। और क्योंकि इतना सेंसिटिव और हाई सिक्योर मिशन है, तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई बिग या तो व्हाइट हाउस से या प्रेसिडेंट या मूवी स्टार कोई नहीं होगा। इनफैक्ट हमें नहीं लगता कि इलॉन मस्क भी वहां जाएंगे। तो अभी उनका फोकस यही है कि उनको वापस ले आए हैप्पी एंड हेल्थी। शाली, ट्रेजेक्ट्री तो होती है। पवनी रुकिएगा जरा, एक ट्रेजेक्ट्री तो होती है। आप ट्रेजेक्ट्री डिजाइन करते हैं जब आपका कैप्सूल नीचे आ रहा है, आप उसे फायर कर रहे हैं, थर्स दे रहे हैं, फिर कंट्रोल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को, तो एक ट्रेजेक्ट्री तो डिजाइन हो जाती है। तो ये तो अंदाजा होता है कि जो उनकी संभावित लैंडिंग है या स्प्लैश डाउन हो वो कहाँ होगा। आपने बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया, संभावित। अब इसका कारण क्या है कि हमारी धरती के आसपास एक एयर का कवर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें विंड्स भी हैं और इसमें इसकी वजह से जो स्पीड है उसकी वजह से एग्जैक्टली किसी जगह पे गिरेगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी वो 1 किलोमीटर इधर उधर का एक रेडियस होता है, उसके अंदर गिरता है। तो संभावित का रेडियस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वहाँ पे शिप तैयार रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स रहते हैं और पूरे इलाके को 30-40 किलोमीटर को खाली करा दिया जाता है। कोई शिप नहीं होगा, कोई बोट नहीं होगी, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाएगी, कोई फ्लाइट वहां से नहीं। एक बार ट्रैजेक्टरी को समझते हैं। देखिए, उन्होंने एक पर्टिकुलर एंगल पे अभी तक हमने जो उसके नीचे जो उसका ट्रंक है उसको जेटिसन नहीं किया। इसका मतलब है कि अभी भी उसमें फ्यूल को एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि आखिरी मोमेंट तक उसको डाइवर्ट किया जाए कि अगर नीचे कोई आंधी तूफान की संभावना बन रही है तो कंट्रोल किया जाए। तो वो कितनी दूर जा सकता है? मतलब कैप्सूल का साइज छोटा है, कुछ थर्स्ट आप ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फ्यूल ऐसा होगा कि जो उसको नेविगेट कर सके दूसरी तरफ, और वो नेविगेशन कितनी दूरी हो सकती है अधिकतम?
देखिए, अधिकतम दूरी तो जहाँ पे हमारी डिजाइन साइट है उसमें करीब 8 किलोमीटर का रेडियस रखा जाता है, जिसमें उसको चेंज किया जाए अनटिल लेस वहाँ पे कुछ ऐसी संभावना बन गई उसको बहुत दूर लेके जाना, तो फिर हमें जरूरत पड़े फिर से पूरा कराया फिर से ऑर्बिट हाँ, ऑर्बिट तो डी ऑर्बिट करने से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि क्या इसकी लोकेशन बदलनी है, जो इस केस में नहीं दिखता है। लेकिन जब एक बार हमने जेटिसन कर दिया उस सारे फ्यूल को, तो अब उसका एंगल, जिस एंगल पे उसको हिट करना है वो फिक्स्ड है, और फिर उसकी लोकेशन सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि जब पैराशूट खुलेगा और पैराशूट उसको हवा से, हाँ, विंड फैक्टर से 1 आधा किलोमीटर उधर जाएगा। इसके सिवा ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बहुत दूर जाएंगे, जब एक बार कमिट कर दिया कि हम यहीं से अब इसको डी ऑर्बिट कर रहे हैं। यानी पवनी जहां खड़ी है, अगर हमें कहें कि वो 25-30 मील के आसपास ये ही रेडियस होना चाहिए जहां वो खड़ी है इस समय। पवनी जरा बताइए हवा की रफ्तार कैसी है इस समय? चलिए हम अंदाजा तो कम से कम इतना तो लगा सकते हैं कि अगर आपके यहाँ तेज हवा नहीं चल रही है तो 25-30 माइल्स के आसपास ही कहीं पर स्प्लैश डाउन होगा। बाइनोकुलर हो तो तैयार रहेगा, क्या पता आपको दिखाई दे जाए कैप्सूल का जब पैराशूट खुले। मुझे लगता है दूसरे कोस्ट पे है, तो 25-30 मील यहाँ से काफी दूर है, और अगर मुझे हवा का एक स्पीड पता होता तो मैं खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खासकर ये पर्टिकुलर स्प्लैश डाउन जो है दिन के समय में हो रहा है, तो इसको ट्रैक करना या विजुअली इसको देखना पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप बात पूछ रहे थे पवनी से, कि एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, क्योंकि हम अभी सोच रहे हैं कि वो आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करें, लेकिन उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बर्डन है। तो एक ट्रेंड क्रू, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी रहे, कभी ऐसा कोई आदमी जो वीवीआईपी है किसी भी कारण से उस बोट में नहीं जाएगा। ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, तो कभी कोई आदमी उनको लेने बहुत ज्यादा जाना होगा तो आप शिप पर खड़े हो जाइए, दूर से देख लीजिए। हम भी तालियां, हम सब तैयार हैं ताली बजाने के लिए। अभी आप बैठिए, बाद में हाँ बिल्कुल बोला जाएगा। अगर कोई बोलेगा अभी कि मुझे जाना है तो उसको बोला जाएगा, उसका कारण है। पवनी, मैं आपको भी ये बताऊं कि आज ऑलरेडी 7:30 बजे आपके लोकल टाइम पे प्लान है कि क्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और ये कारण क्यों है? क्योंकि सुनीता विलियम्स और वो जो हैं विलमोर, दोनों ही ऑलरेडी 6-6 महीने रह के आ चुके हैं, तो उनके लिए 6 महीने और 9 महीने बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि हमें ये फीलिंग थी कि वो फंस गई हैं, तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट हुआ है, लेकिन उनके लिए 6 महीने 9 महीने बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनके पुराने मेमोरीज हैं, उनको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि 2 घंटे बाद हम रेडी हैं। तो इनफैक्ट 7:30 बजे ऑलरेडी एक क्रू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अलाइंड है, एंड आई एम श्योर कि 2 घंटे बाद हमसे वो क्रू बात कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। स्प्लैश डाउन के 2 घंटे बाद 7:30 बजे आपके लोकल टाइम वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोएटिक भाषा में हम कहते हैं ना कि हौसले की उड़ान होती है, ये हौसले का स्प्लैश डाउन है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हौसले का स्प्लैश डाउन, कि आप घर तो जा रहे हैं, मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आप एक लंबा असाइनमेंट पे कहीं लंबी जाते हैं युद्ध क्षेत्र में या चुनौती भरे, और लगता है आज घर वापसी है, तो वो सारी थकान, सारा दर्द अपने आप गायब हो जाता है। पवनी, परिवार वालों से बातचीत हुई है? परिवार भी तो बहुत खुश होगा, हर कोई फ्लोरिडा पहुंच रहा होगा मिलने के लिए, क्या तैयारियां की हैं परिवार वालों ने? तो मैंने पर्सनली तो नहीं की है, पर मैं इंडिया टुडे टीवी जो हमारा इंग्लिश चैनल है उसके शो पे थी, तो उनकी जो मदर है, उनकी मौसी है शायद वो, या कोई उनकी कोई रिश्तेदार है न्यू जर्सी में, साथ आप नासा कमांड सेंटर से लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं। जी पवनी बोलिए। हाँ जी, तो उन्होंने बताया था कि आज तक वो उनसे मतलब स्पेस स्टेशन से बात तो कर चुके थे, पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। पर उनको इतनी ज्यादा, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि काफी खुशी है कि इंडिया में लोग कितने एक्साइटेड है कि उनके जो फादर के जो गांव है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे पूजा हो रही है। तो उनके लिए जो एक्साइटमेंट है वो और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये सिर्फ उनके घर की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में लोग उत्साहित हैं, काफी इंस्पायर्ड हैं उनसे, स्पेशली बिकॉज आई थिंक ये भी बात हमको मेंशन करनी चाहिए। जैसे मैं इस पार्क में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस एक्सप्लोरर्स का नाम है, बट महिलाओं का बहुत ही कम नाम है, मैंने तो एक भी नहीं देखा। तो सुनीता विलियम्स जो इंडियन अमेरिकन है, इमिग्रेंट डॉटर है, यहाँ पे वुमेन ऑफ कलर है, फीमेल है, कि वो अब मिशन कैप्टन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के में। इट्स क्वाइट एन इंस्पायरिंग मैटर फॉर पीपल इंडिया में भी, पर यहाँ पर भी। अब मैं बच्चों से बात कर रही थी, पेरेंट्स से, वो काफी इसलिए भी लाए थे रॉकेट लॉन्च देखने के लिए कि बच्चे इंस्पायर हो। स्पेस रेस तो है, पर इतने इंस्पायरिंग जर्नीज हैं, कितनी इंस्पायरिंग करियर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चे कुछ सीखे उनसे। तो अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो काफी लोग देखेंगे, पर उनके परिवार वाले बहुत ही खुश हैं, बहुत ही नर्वस भी हैं, बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्राउड है अपनी डॉटर से। उम्मीद करते हैं अमेरिका अपने इतिहास में
अब सुनीता विलियम्स का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेगा कि उन्होंने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, लंबी चुनौती और बिना डरे इंतजार किया, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए। तो बस अब थोड़ा सा ही इंतजार और है। अमिताभ जी, अमेरिका जैसा सुपर पावर, सुविधाओं की उसके पास कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, नासा का बजट था, दुनिया भर की सारी ताकत, हर जगह इतना बड़ा स्पेस स्टेशन, सब कुछ उसके नियंत्रण में। ऐसी कौन सी गलती उसकी है जिसकी वजह से उसका ये मिशन, आप इसे कामयाब कहें या फेल्योर कहें, अलग अलग पैरामीटर पर होगा। दुनिया को इससे क्या सीखने की जरूरत है, खासकर तब जब हिंदुस्तान एक अपना स्पेस मिशन प्लान कर रहा है, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले रहने के लिए। इस मिशन से हमें क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, जो बोइंग का जो मिशन गया था उसमें सुनीता विलियम्स उसको टेस्ट करने के लिए गई हुई थी। जब टेस्ट में कोई कमी आई तब उनको फिर तय किया गया कि रुकेंगी, और फिर पूरा एक शेड्यूल बना होता है। तो उनका शेड्यूल था कि पॉसिबिलिटी फरवरी के बाद ही पॉसिबल है। तो उसी शेड्यूल के तहत ये अपना ड्रैगन क्रू मिशन गया 9 वाला, उसके बाद अगला वाला भी पहुंच गया। तो पिछले वाले को जो मिशन था उससे लोग वापस आ रहे हैं। तो ये मतलब कि आपको एक पूरे सिस्टम के तहत काम करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन अपनी जगह, सिस्टम अपनी जगह, और सारा उसको साइंटिफिकली टेस्ट करना, वेरीफाई करना, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना।